इससे पहले हम लोग ने फाउंडेशन बोल्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग चैन सीलिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चैन सीलिंग होती क्या है और इसमें किस किस चीज़ों का यूज़ करके हम भारी भारी भार को उठाकर एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें पहला है हमारा चैन सीलिंग। चैन सीलिंग होता है, ये बड़े बड़े कारखानों में भारी मशीन व भारी भारी पार्ट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जाने के लिए हमें मददगार साबित होता है। सीलिंग जो होती है ये तो फाइबर की बनाई जाती है। फाइबर में जो यूज़ किया जाता है वो मनीला, नायलॉन, टेफलॉन, सरील या पॉलीप्रोपिलीन नाम के पाए जाते हैं। और इनमें जो यूज़ किया जाता है, जिसके ज़रिए हम भार को फंसा करके उठाते हैं, जो से हुक और क्लैंप यूज़ किए जाते हैं उनका नाम है हमारा, जैसे हुक होता है, आई बोल्ट होता है, सैकल्स होता है, लिफ्टिंग क्लैंप्स होता है। इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम भारी भारी भार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठाकर रखते हैं। चैन सीलिंग में किस मटेरियल का यूज़ किया जाता है, ये किस चीज़ की बनती है चैन सीलिंग? ये एक तो कार्बन स्टील की बनती हैं और एलॉय स्टील की वेल्ड करके बनाई जाती हैं। इसमें एक होता है मास्टर लिंक, एक होता है इंटरमीडिएट लिंक। अब हम सीलिंग कितने प्रकार की होती हैं, तो ये सीलिंग्स हमारी 4 प्रकार की होती हैं। जैसे कि पहला होता है सिंगल लेग सीलिंग, जिसमें एक ही चेन होती है और एक ही हुक होता है। डबल लेग चेन सीलिंग में होता है दो चेन होती है और 2 हुक होते हैं। 4 लेग चेन सीलिंग में 4 चेन होती है और 4 हुक होते हैं। एंड लेग चेन सीलिंग में इसमें एक भी हुक नहीं होते हैं, केवल चेन होती है और उन चेन में दोनों सिरे आपस में जॉइंट होते हैं। वायर रोप सीलिंग, ये हमारे जो सीलिंग्स होती है ये वायर होते हैं, तार के वायर होते हैं, चैन के वायर होते हैं, या हो सकता है कि रस्सियों के होते हैं या रस्सियों के भी बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार के होते हैं। खास करके जो भारी भारी भार को उठाने के लिए हम चेन सीलिंग का ही यूज़ करते हैं। ये हैं हमारे। इसमें कई सारे जो होते हैं और इसमें लूप भी पाया जाता है, जैसे कि दोनों सिरों को मिला करके एक प्लेन लूप बनाया जाता है, एक बास्केट हिच बनाया जाता है, एक चौकोर हिच बनाया जाता है। जैसे कि प्लेन वाला ये हमारा स्टेट दिखाई दे रहा है, प्लेन होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला है, ये दोनों तरफ से आप देखेंगे तो इसको ये हमारा जो होगा ये प्लेन होगा, ये हमारा प्लेन है। और दूसरा जो होता है ये बास्केट हिच के नाम से जाना जाता है। इसमें दोनों ओर लूप ने मोड़ दिया जाता है, मोड़ करके जो लूप बनाई जाती है ये बास्केट हिच होती है। प्लेन वाली बिल्कुल स्ट्रेट होती है और इसी नॉट को मोड़ दिया जाता है तो ये चोकर हिच कहलाती है। मोड़ कर एक लूप बना दिया जाता है तो चोकर हिच कहलाती है, और जिसमें मोड़ दिया जाता है वो बास्केट हिच लूप होती है। और एक जो होती है सीधी जो ये प्लेन होती है, ये बास्केट है, चोकर है। 3 प्रकार की होती हैं इसमें। अब सैकल्स का प्रयोग करते हैं। इसमें जो सैकल्स होती हैं इनका प्रयोग रिंग को पकड़ने के लिए आई हुक और बाकी चीज़ों की जोड़ करके हम उठाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें जैसे कि यहाँ पे दिया सैकल्स ये जो हमारे दे रखे हैं, जैसे कि चेन सीलिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये जो चेन सीलिंग होती है हमारी, इस तरह की चेन सीलिंग होती है, यहाँ पे हुक लगा दिया जाता है। लेकिन इसको और बड़ा जोड़ बनाने के लिए हम इसमें क्लैंप का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जिस क्लैंप का यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कभी कभी छोटी हो जाती है तो इस लूप को बढ़ाने के लिए, इस रस्से को बढ़ाने के लिए हम जिस
क्लैंप का यूज़ करते हैं वो हमारा जो होता है वो सैकल्स होता है। जैसे कि ये हमारे सैकल्स हैं, डी सैकल्स हैं, डायनमो आई बोल्ट हैं, लिंक आई बोल्ट है, 4 प्रकार के होते हैं। जो सैकल्स बोल्ट का यूज़ करते हैं हम, यहाँ पर हमने इसको लगा दिया, जिसमें कि यहाँ पे एक और लगाने के बाद में, जोड़ने के बाद में हम इसको बिठा करके, इसमें हम बिठा करके इस लूप को इस तरह हम बना देते हैं, इस लूप को, और जोड़कर इस क्लैंप को हम टाइट कर देते हैं। तो ये हमारा बन करके एक अच्छा लूप तैयार हो जाता है। इसी प्रकार हम इसका यूज़ करते हैं डायनमो आई बोल्ट, लिंक बाय बोल्ट, इनका भी हम इसी तरह हम नट बोल्ट के ज़रिए इनको हम टाइट करके इसे हम जोड़ देते हैं दोनों में। सीलिंग हुक, लिफ्ट, क्लैंप और टेंशन स्क्रूज का वर्णन। सीलिंग हुक, यह हुक जो बनता है ये टेंसाइल स्टील और ड्रॉ फोर्जिंग स्टील के बनाए जाते हैं और इनका प्रयोग क्रेन पर भार उठाने के लिए करते हैं। जैसे कि इसमें जितने भी हुक बने हुए हैं, जैसे कि आई हुक विथ सेफ्टी कैच और स्विवल स्प्रिंग सेफ्टी हुक, ये जो 4 या 5 प्रकार के जो हुक बने हुए हैं, ये जो बनाए जाते हैं या तो ये टेंसाइल स्टील के बनते हैं और या तो ये ड्रॉप फोर्ज स्टील के बनाए जाते हैं। अब इसमें जो हमारा होता है पहला वाला आई हुक का हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो उसका प्रयोग क्रेन पर भार उठाने के लिए करते हैं। क्रेन के ज़रिए भार को उठाने के लिए आई हुक का प्रयोग करेंगे। और इसमें आई हुक विथ सेफ्टी कैच दूसरे का जो प्रयोग किया जाता है, ये समान हैंडलिंग के लिए करते हैं। समान हैंडलिंग, जैसे हल्के फुल्के लोड को ले जाने के लिए हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, बाकी क्रेन से भारी भारी भार को उठाने के लिए हम आई हुक का प्रयोग करेंगे। और इसके सिवा जो तीसरा होता है, ये जो हमारा ये जो यहाँ पे तीसरा वाला है, तीसरे वाले का प्रयोग जो करते हैं, ये हुक होते क्या है, ये चारों ओर घूम जाते हैं, जिसमें हमें किसी भी पार्ट को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये चारों ओर से फ्री होते हैं। जो इनका आई हुक होता है ये चारों ओर घूम जाता है, इनका नहीं घूम पाता, इनका भी नहीं घूम पाता है। बाकी तीसरे वाले का स्विवल स्प्रिंग सेफ्टी हुक का ये चारों ओर घूम जाते हैं। हालांकि इन तीनों का ही हम भारी भारी चीज़ों को उठाने के लिए करते हैं, लेकिन ये जो आई हुक विथ सेफ्टी कैच वाला है, इसका प्रयोग केवल हल्के भार को ही उठाने के लिए करते हैं। अब बाकी इसके सिवा जो हमारा आता है बैरल हुक का प्रयोग जो करते हैं, बैरल हुक आई हुक का प्रयोग करते हैं, हैंडलिंग के लिए करते हैं, बैरल हैंडलिंग के लिए करते हैं। और बाकी जो बचता है हमारा, जैसे कि चेन क्लच हुक का प्रयोग जो होता है, चेन क्लच हुक का प्रयोग जो करते हैं, चेन द्वारा लोड को लपेटने के लिए करते हैं, चेन को लपेटने के लिए और भार को उठाने के लिए करते हैं। ये हमारे हो गए चारों। तो ये 4 या 5 प्रकार के हमारे हुक हैं। आई वाले का क्रेन से भारी भार को उठाने के लिए, आई हुक का प्रयोग साधारण कामों में, स्विवल ये चारों ओर घूम जाते हैं, इनका भार उठाने के लिए करते हैं। और ये जो हमारा हो जाता है बैरल हुक, इनका जो होता है बैरल हुक का प्रयोग बैरल हैंडलिंग में करते हैं, बैरल हुक का प्रयोग बैरल हैंडलिंग में करते हैं। और चेन क्लच हुक का प्रयोग, ये हमारे चेन क्लच हुक का प्रयोग चेन द्वारा लोड को लपेटने और उन्हें उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे जो हम देखते हैं, ये हमारे कार्गो हुक हैं, टाइप्स ऑफ हुक। ये भी एक तरह से होते हैं, कार्गो हुक्स है, रामशोर्म हुक है, जॉइस्ट और ग्रिडर हुक है, जॉइंट्स ऑफ ग्रिडर हुक है। तो कार्गो हुक का प्रयोग जो करते हैं वो हम सामान्यतः कार्गो पोर्ट्स पर करते हैं। कार्गो पोर्ट्स बोले तो जैसे कि जो पोर्ट्स हमारे होते हैं, जहाँ पर माल पानी के बोट के द्वारा ये माल उतारा या चढ़ाया जाता है, वहाँ पे हम अधिकतर इनका यूज़ करते हैं। इन तीनों का ही यूज़ करते हैं।
अब यहाँ पे हमारा लिफ्टिंग क्लैंप्स दिया हुआ है। लिफ्टिंग क्लैंप का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जैसे कि हमारा एक होता है हॉरिजेंटल प्लेट, एक वर्टिकल प्लेट। इन दोनों को ही उठाने के लिए हम इन दोनों का यूज़ करते हैं। जैसे कि वर्टिकल प्लेट को पकड़ने के लिए हमारा ये जो दांता बना हुआ है, ये जो यहाँ पे दांते बने हुए, यहाँ पे हम अपने ये प्लेटों को पकड़ लेते हैं और प्लेटों को उठाने, जैसे लंबी लंबी प्लेटों को उठाने के लिए, जैसे ये हमारी लंबी लंबी प्लेट है हमारी, इनको उठाने के लिए हम इसमें खाँचों में हम पकड़ लेंगे इनको, और पकड़ने के बाद में हम उठाने में ये हमारे आसानी होती है, उठाने के लिए हम इनका यूज़ कर लेते हैं इसीलिए। और बाकी जो वर्टिकल प्लेट को उठाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, वर्टिकल प्लेट को उठाने के लिए। बाकी तो हम रस्सी के ज़रिए इन सभी का यूज़ करके हम उठा लेते हैं भार को, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वर्टिकल प्लेट को उठाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेट को उठाने के लिए हम हॉरिजॉन्टल प्लेट वाले भार को उठाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और वर्टिकल प्लेट वाले भार को उठाने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर। अब हम टेंशन स्क्रूज़ की बात करेंगे। इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जैसे कि किसी भार को उठाते समय हम क्या होता है कि तार काफ़ी ढीला हो जाता है, उस तार में या किसी भी चीज़ को टेंशन देने के लिए, मतलब तनाव लाने के लिए हम जिस स्क्रूज़ का प्रयोग करेंगे वो हमारा टेंशन स्क्रूज़ के अंतर्गत आते हैं ये सब हमारे। जैसे कि यहाँ पे यूनियन बोल्ट, जैसे हमारा देखा, जैसे मैंने कि ये सब हमारा, जैसे ये स्क्रूज़ है हमारा, चलते क्या होते हैं कि खिंचाव आ जाता है, खिंचाव आने के कारण ये ढीले हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बेल्ट पुली पर बेल्ट चढ़ी होती है जो चलते चलते ढीली हो जाती है, तो इस टेंशन को ही दूर करने के लिए हम इन टेंशन स्क्रूज़ का यूज़ करते हैं, जिसमें कि ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं: यूनियन बोल्ट, स्ट्रेनिंग स्क्रू बोल्ट, रैगिंग स्क्रू बोल्ट, और ये हमारे टर्न बक्कल होते हैं। ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं हमारे। ये हमारा, जैसे कि ये हमारा पहला वाला है, ये पहला वाला हमारा हो जाता है यूनियन, ठीक है, ये यूनियन है हमारा। इसका जो यूनियन बोल्ट का जो यूज़ करते हैं हम, उनका होता है जैसे बिजली के खंभों में तार क्या होता है, काफ़ी समय तक लटके होने के कारण ये लूज़ पड़ जाते हैं, और लूज़ होने के कारण इनको टेंशन देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एक तरफ तार यहाँ बांध देते हैं, एक तरफ तार यहाँ बांध देते हैं, तो दोनों को उठाने के लिए हम इन जब यहाँ इन दोनों को बांध देते हैं, जो टेंशन होती है हमारी उसको यहाँ, इसकी जो ये जो हमारा बोल्ट है, इसको हम टॉमी बार से घुमाते हैं, इससे हम स्क्रू को टाइट करते हैं, जिसके कारण ये दोनों चीज़ें हमारे करीब आने लगती है। जैसे जैसे हम टॉमी बार से नट को टाइट करेंगे, बोल्ट को हम टाइट करेंगे, ये बोल्ट है हमारा, बोल्ट को हम टाइट करेंगे तो ये हमारे क्या होंगे, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये हमारा करीब आता जाएगा, जिसमें कि जितनी इसमें यहाँ पे टेंशन होती है, ये हमारे काफ़ी तनाव जो होता है वो काफ़ी तनाव आने लगता है, जो ढीलापन होता है वो टाइट हो जाता है, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। और बाकी जो हमारा BCD वाला है, ये तीनों वाला है, ये स्टेनिंग स्क्रू और रिगिंग स्क्रू, ट्रंक बकल का प्रयोग जो होता है, ये हमारा स्लिंगिंग रोप के तनाव को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। इनका और इनका तीनों का यूज़ जो हम करते हैं स्लिंगिंग रोप के तनाव को एडजस्ट करने के लिए करते हैं। स्लिंगिंग रोप बोले तो जो हमारा जो क्रेन के द्वारा हुक होते हैं, जो हमारी चेन सीलिंग लगी होती है, इसमें भी काफ़ी समय तक इस्तेमाल करते इसमें क्या होती है, लूजनेस आने लगती है, फिर इसे टाइट रखने के लिए हम इन तीनों का ही यूज़ करते हैं। जो हमारे कंफर्टेबल होते हैं उन तीनों में से हम किसी का एक का यूज़ कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है फाइबर रोप सीलिंग का जो यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रकार केवल
हल्के भार को लिफ्ट और शिफ्ट करने के लिए ही इनका प्रयोग करा जाता है। बाकी जितने भी काफ़ी लोड वेट काफ़ी हाई वेटेड वाले होते हैं उनका प्रयोग हम तार के द्वारा या चेन सीलिंग के द्वारा हम यूज़ कर लेते हैं, उन यूज़ करते हैं। लेकिन इनके लिए जो होता है फाइबर रोप का जो प्रयोग किया जाता है वो हल्के भार के लिए किया जाता है, और चेन सीलिंग का प्रयोग हम भारी लोड को उठाने के लिए करते हैं। यदि पैकर वुडन ब्लॉक के सिरे तेज हो तो इन पर सॉफ्ट पैड का प्रयोग ना करें ताकि फाइबर रोप कट ना जाए। जाहिर सी बात है, जैसे कि पैकर का यूज़ जो करते हैं उनका हम वुडन लकड़ी पर भोग कर करते हैं। इसमें ये देखते हैं कि अगर मुलायम हुई तो पैकर जो है अंदर चला जाएगा, और अगर हार्ड हुई तो पैकर अंदर नहीं जाएगा। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि हार्ड है या सॉफ्ट है, इस चीज़ का पता लगा लेते हैं और फिर हम फाइबर रोप का यूज़ करते हैं। और अगर ये हमारा वुड 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 ब्लॉक अगर हार्ड रहा तो हम फाइबर रोप का यूज़ नहीं करेंगे। अगर ये हमारा सॉफ्ट रहा तो फाइबर रोप का यूज़ करेंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि वुडन लकड़ी के टुकड़े को हम देख लेते हैं पैकर के ज़रिए कि हार्ड है या नॉर्मल है। अगर नॉर्मल होती है तो फाइबर रोप का यूज़ करते हैं, अगर हार्ड होती है तो चेन सीलिंग का यूज़ करते हैं। प्रयोग करने से पहले हमें सीलिंग की स्थिति और भार को चेक कर लेना चाहिए, वही पैकर के द्वारा। फाइबर रोप जहरीले तरल और धुएं से उत्पन्न ऊष्मा से ख़राब हो जाते हैं। देखा होगा कि जहाँ पे हम डालते हैं वो कपड़े वगैरह डालते हैं, जिस तार पे या जिस रस्सी पे फाइबर की जो बनी होती है उसमें कभी धूप पड़ती है, कभी पानी की मात्रा उसमें पानी की बूंदें बारिश की बूंदें पड़ने लगती है, जिस कारण धूप और पानी की मात्रा दोनों मिलने के कारण ये हमारे रस्सियाँ ख़राब होने लगती है। इनका केवल प्रभाव जो पड़ता है वो हमारे फाइबर रोप पर ही पड़ता है। लेकिन एक और ऐसी होती है पॉलीप्रोफेन रोप जो होती है, इसमें रसायन और पानी या एल्कली बोले तो अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है। यह फाइबर रोप की अपेक्षा अधिक मजबूत होती हैं। कौन सी? पॉलीप्रोफेन रोप जो होती है ये फाइबर रोप की अपेक्षा काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इनमें जो होता है किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इनका भी जो यूज़ किया जाता है वो हल्के भार के लिए ही यूज़ किया जाता है। पांचवा है, भार को लपेटने के लिए रस्सी के बीच का कोण 30, 90 या 120 रखा जाता है। जबकि कोण 120 रखा जाता है तो भार आधी क्षमता तक उठाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये हमने देखा कि ये जो रस्सी है, यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे ये जो हमारा है इनके बीच का एंगल ये वाला और एक ये एंगल, इन दोनों के एंगल या तो इन दोनों का एंगल हम 30 रखते हैं, या तो 90 रखते हैं, या तो 120 रखते हैं। वो भार के अनुसार रखा जाता है। अगर हम 120 रखते हैं तो भार अधिक क्षमता तक उठाना चाहिए। अगर 120 रख रहे हैं तो भार अधिक क्षमता तक उठा सकते हो, अगर कम रख रहे हो तो भार कम क्षमता तक उठाना चाहिए इनका एंगल। तो वही इसमें बताया गया है कि 30, 90, 120 तक रखा जाता है। हालांकि वैसे भी हम लोग जो फाइबर रोप का यूज़ करते हैं वो कम क्षमता के लिए यूज़ करते हैं, और 120 क्षमता के लिए हम चेन सीलिंग का यूज़ कर लेते हैं हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। हमेशा सुरक्षित भार सेफ्टी वर्किंग लोड उठाएं जो चेन और वायर रोप द्वारा स्लिंग किया जाता है। हमेशा सुरक्षित भार सेल्फ वर्किंग लोड, जैसे कि सेल्फ वर्किंग लोड जिन्हें हम हमेशा से ही उठाते चले आ रहे हैं, उन्हीं भार को उठाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, या तो वायर रोप का या तो स्लिंगिंग का। अब वायर रोप के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। स्लिंगिंग करते समय हम चेन ट्विस्ट मरोड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भार को उठाते समय हमारी जो रस्सी होती है वो ज़्यादा मुड़ी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हमारा काफ़ी समय तक रखे
गोल गोल पड़ी होने के कारण यहाँ पे जैसे कि गांठें पड़ जाती है, इस टाइप में गांठें। तो मरोड़ी नहीं होनी चाहिए। जब हम भार उठाएंगे तो वो कोई भी रस्से पे मरोड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस रीज़न के कारण क्या होता है कि हमारा रस्सी टूट सकता है। वायर रोप सीलिंग में लूप का प्रयोग ना करें, या भार को नुकसान पहुंचा सकता है। वही चीज़ इसमें बताया गया है, वायर रोप सीलिंग में लूप का प्रयोग ना करें। लूप का मतलब है कोई भी ऐसा लूप हम ना बांधें, जैसे कि बीच में हमने लूप बताया था, तो कोई भी लूप हम ना बांधें जिससे कि हमारा जो जिस भार को उठाते हैं उसमें वो गिरने के कारण उसमें कोई भी नुकसान हो जाए। इसलिए हम वायर रोप का यूज़ वायर लूप का यूज़ नहीं करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार के लूप का प्रयोग नहीं करते हैं, ताकि वो भार टूट के नुकसान में ना पहुंचा सके। रस्से के व्यास के 3 गुना से कम रेडियस का सीलिंग राउंड प्रयोग ना करें। रस्से के व्यास के 3 गुना से कम कहने का मतलब है, जैसे कि रस्सा हमारा है 1 mm का, रस्से का व्यास 3 गुना से कम का रेडियस का सीलिंग राउंड प्रयोग ना करें। तो वही चीज़ है कि जैसे कि रस्से का व्यास हमारा क्या है कि 3 mm का है, रस्से का व्यास हमारा 3 mm का है, और ये हमारा क्या है 3 mm से कम का है। सीलिंग क्या होता है, सीलिंग हमारा हुक होता है। जैसे कि ये जो चैन वाला हमने सीलिंग पढ़ा था, चैन सीलिंग, तो यहाँ पे जो हमारा ये हुक होता है इसी को ही सीलिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ जैसे कि रस्सा हमारा है 3 mm का, तो इससे कम का हमारा सीलिंग नहीं होना चाहिए। ये वाला सीलिंग अगर इससे कम का होगा तो रस्सा हमारा छूट के यहाँ से निकल सकता है, और लोड हमारा जो भी हमने यहाँ पे टांग रखा है वो हमारा गिर जाएगी। कोई भी मशीन हमारी यहाँ से गिर जाएगी, टूट फूट जाएगी, नुकसान हो जाएगा हमारा। तो इसलिए जितने भी रस्सा हो उससे जितने व्यास का हो उससे कहीं ज़्यादा व्यास का ये होना चाहिए, हमारा सीलिंग होना चाहिए। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है कि रस्से के व्यास के 3 गुना से कम रेडियस का सीलिंग राउंड प्रयोग ना करें, वरना हादसा हो सकता है। बेलनाकार वस्तु के लिए वायर रोप का ब्राइट एंगल 120 डिग्री से अधिक ना रखें। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा जैसे बेलनाकार ये जॉब है, और हमें यहाँ पे सीलिंग लगी हुई है, तो इस यहाँ पे ऐसे करके ये बन जाता है। तो यहाँ का जो एंगल होता है ये 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 120 डिग्री, क्योंकि अगर ये हमारा समझ लो, अगर हमारा मान के चलिए जैसे कि हमारा ये 100 डिग्री का है, तो यहाँ पे इतना एंगल आ रहा है, और जैसे कि हमने यहाँ पे 120 हमने यहाँ पे रख दिया, तो 120 हमारा इस तरह बनेगा, ये हमारा 120 एंगल का। तो यहाँ पे क्या है, हमारा स्पेस बहुत कम आ रहा है, जिसके कारण हल्का सा भी झटका होगा, झटका होने के कारण यहाँ से हमारा सीलिंग से ये उतर जाएगा, सीलिंग से लोड हमारा नीचे आ जाएगा और टूट फूट मचाने लगेगा, चीज़ें हमारी टूट जाएंगी और हमें काफ़ी नुकसान का हर्जाना देना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें बेलनाकार वस्तु के लिए वायर रोप और ब्राइट एंगल 120 से अधिक नहीं रखना चाहिए, कम ही रखना चाहिए। हमेशा अपने आप को लटकते हुए भार से दूर रखें। जाहिर सी बात है, अगर हमारा भार जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह भार उठाने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग सीलिंग का, तो ये जो एक जगह से दूसरी जगह भार हमारा जा रहा है, इसके बीच में कोई भी इंसान नीचे नहीं होना चाहिए। कभी भी ये क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमने कम एंगल रख दिया, तो यहाँ से ये हमारा गिर सकता है और दुर्घटना हो सकती है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे लिफ्टिंग अप्लायंसेस, भार उठाने के लिए उपकरण। अभी तक हमने जो पढ़ा था चेन सीलिंग्स पढ़ी थी, और उसमें जो हमारे से चेन पढ़ी थी और उसमें लगाई गई सीलिंग्स पढ़ी गई थी। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा है ये चीज़ ये हमारी हो गई, एक तरह से चेन हो गई। ये हमारी जो हो गई एक तरह से जो हुक होता है, ये सीलिंग्स होती हैं। और एक हो गया हमारा सीलिंग्स को जोड़ने के लिए, जैसे कि ये हमारे चैन हो गई, और ये हमारा जो हुक है ये हमारा सीलिंग्स कहलाता था। सीलिंग्स सीलिंग्स कहलाता था। इसमें जो हम लोग क्लैंप करके जोड़ते थे ये हमारे सैकल्स कहलाते थे, सैकल्स।
साइकिल्स भी हमने पढ़े थे, साइकिल्स पढ़े थे, डी साइकिल्स पढ़े थे, डायनमो आई बोल्ट पढ़ा था, लिंक आई बोल्ट पढ़ा था इनके बारे में, ये इनका यूज़ होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो आए हैं लिफ्टिंग एप्लियंसेस पे आ गए हैं। लिफ्टिंग एप्लियंसेस, भार उठाने के लिए हम जिन उपकरण का यूज़ करते हैं वो हमारे ये हैं। कारखानों में भारी मशीन पार्ट या मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम या उन्हें ढकेलने के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो कहलाते हैं होस्ट कहलाते हैं। ये सब हमारे होस्ट कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसके द्वारा की जाने वाली जो क्रिया होती है वो रिंगिंग कहलाती है। इनकी जो होइस्टिंग क्रिया के लिए हम होइस्ट या डेरिक्स या क्रेन का यूज़ करते हैं। जो रिंगिंग की क्रिया बंदरगाहों पर समुद्र मालवाहक जहाज़ों पर सामान चढ़ाने व उतारने के लिए की जाती है। अब इन होइस्ट को चलाने के लिए हम इलेक्ट्रिक का बिजली का यूज़ करते हैं। बिना बिजली के ये यूज़ नहीं हो पाते हैं। लेकिन कुछ कुछ होइस्ट इस तरह भी होते हैं जो हमारे बिजली और बिना बिजली के भी यूज़ हो जाते हैं। तो वही चीज़ इसमें समझाया गया है कि भारी भारी मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ें क्या होती हैं, इस क्रिया को करने की क्रिया को हम रिंगिंग कहते हैं। और इनको रिंगिंग कहा जाता है। और इसमें जो भार उठाने वाले जो इक्विपमेंट वगैरह होते हैं इनको हम लोग होइस्टिंग के नाम से जानते हैं। जो इक्विपमेंट होते हैं उनको होइस्टिंग के नाम से जानते हैं। और जिनके द्वारा हम भारी भार को उठाते समय जो क्रिया करते हैं वो हमारी रिंगिंग के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे जो चेन होइस्ट है ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं। जैसे कि डिफरेंशियल चेन होइस्ट, इस पर गियर चेन होइस्ट, स्क्रू गियर चेन होइस्ट, रैचेट ऑपरेटेड चेन होइस्ट, ये 5 प्रकार के होते हैं। जैसे कि डिफरेंशियल चेन होइस्ट में हमारा आ जाता है, तो इसे डिफरेंशियल घिरनी भी कहते हैं। डिफरेंशियल चेन होइस्ट को डिफरेंशियल घिरनी के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसके क्या है कि एक ही अक्ष पर 2 पुलियाँ होती, एक ये पुली होती है और एक पुली ये होती है, एक पुली ये होती है, 2। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ही अक्ष पर 2 पुलियाँ लगी हुई, 2 पुलियाँ फिक्स होती हैं। एक हमारी ये होती है, एक हमारी ये जो ऊपर वाली होती है ये हमारी होती है लार्ज पुली, और ये हमारी होती है ये स्मॉल पुली होती है। जो ऊपर वाली पुली होती है ये हमारी जो होती है ये स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। नीचे वाली हमारी वर्किंग पुली होती है जिसको स्मॉल व्हील के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर वाले जो ब्लॉक के स्लीव्स में, ये जो ऊपर वाली ब्लॉक होता है ये इसमें ऊपर वाले ब्लॉक के स्लीव्स में रोलर्स लगे होते हैं। इसमें छोटे छोटे रोलर्स लगे होते हैं जिसमें जो हमारी होती इंड लेग चैन सीलिंग लगाई जाती है। इंड लेग चैन सीलिंग ऐसी होती है जो चारों ओर से बंद होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखी होगी, ये हमारी चारों ओर से बंद है, एक भी सिरा कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस इंड लेग चैन सीलिंग का यूज़ करके हम इनके भार को हम उठा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। यहाँ पर जो चेन सीलिंग्स लगाई गई हैं यहाँ पे आपने 2 टाइप की देखी होगी, एक ये देखी है और एक जिसमें वर्किंग पुली हमारी लगी, स्मॉल पुली। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम इस चेन सीलिंग को जो नीचे वाली है इसको हम जैसे जैसे हम जैसे कि एक राउंड हमारा होता है, मैंने यहाँ से अगर खींचना चालू करा तो ये जाते 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 यहाँ पर जब आएगी, एक चक्कर में ये जो वर्किंग पुली की एक चैन है, एक जो एक एक करके स्टेप बने हुए हैं, ये एक अंश ऊपर जाएगी। फिर मैं खींचूँगा
सीधे सीधी, और अगर इसका एरो इस तरफ, डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये एक कड़ी ऊपर जाएगी, और अगर इसका डायरेक्शन अपोजिट टाइप में है इस तरफ, तो ये एक एक लिंक नीचे जाएगी। तो ये हमारी होती, इस तरह ये हमारी वर्किंग करती है। इसमें एक ही अक्ष पर एक तो दो पुलियाँ होती हैं, एक ये होती है, एक ये होती है। तो एक होती है हमारी, ये होती है वर्किंग पुली, या तो स्मॉल व्हील के नाम से जानते हैं। ये हमारी होती है लार्ज पुली, यह हमारी लार्ज पुली होती है, जिसे हाँ, जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। और इसमें जो हमारा ये जो लगा होता है, ये इंड सेलिंग लगी होती है, हमारी इंड सीलिंग होती है। इंड सीलिंग ये लगी हुई है हमारी। इसको अगर हम पूरा एक राउंड घुमाते हैं, इसको इस तरह यहाँ से यहाँ तक का एक राउंड घुमा रहे हैं, तो ये हमारी एक कड़ी ऊपर जाएगी, एक कड़ी ऊपर जाएगी। और अगर हम इस तरह घुमाएंगे तो एक कड़ी ये नीचे आएगी। इस काम को अकुशल कारीगर आसानी से कर सकता है। इसमें एक पॉकेट स्यूज भी लगी होती है, इसमें एक पॉकेट स्यूज भी लगी होती है, जिसके द्वारा हम इंड सीलिंग को ऊपर नीचे करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्पर गियर चेन होइस्ट। इनका भी जो इस्तेमाल होता है वो भी इसी की तरह ही होता है, जैसे कि डिफरेंशियल चेन होइस्ट काम करती है उसी प्रकार ये भी करती है। बस ये उसकी कंपेयर में ये ज़्यादा अच्छी होती है। इनकी कार्य करने की क्रिया पूरी डिफरेंशियल चेन होइस्ट की तरह ही होती है। बस इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक तो होता है इंड इंड चेन सीलिंग होती है, और बस वहाँ पे जो हमारा था, यहाँ पे हमारा हुक है। ये हमारा जो है, जो हुक है हमारा, बस यहाँ पे हमारी एक सिंगल चेन के साथ में एक हुक लगा हुआ है। वहाँ पे क्या है कि डिफरेंशियल चेन होइस्ट में हमारा था, इसमें दो थी, एक तो इंड चेन सीलिंग थी, और उसके साथ में एक था, एक स्वतंत्र पुली थी, और एक थी हमारी वर्किंग पुली थी। दोनों ओर पुली लगाई गई, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया। इसमें एक ओर हमारा पुली लगा हुआ है, पॉकेट पुली, और दूसरी ओर इसे पॉकेट पुली भी कहा जाता है। और इसमें एक पॉकेट पुली का एक स्टेप, जो एक पॉकेट होता है, वो इंड सेलिंग के साथ में जुड़ा होता है, और जो दूसरे जो पॉकेट होता है उसके साथ में एक सिंगल चेन निकाल दी जाती है, और सिंगल चेन के साथ में एक हुक को लगा दिया जाता है। बाकी इनका जो काम करने की जो क्रिया होती है, काम करने की क्रिया केवल डिफरेंशियल चेन होइस्ट के ही तरह ही होती है इनकी क्रिया। और इनका जो सिद्धांत होता है, ये रैक और पिनियन के सिद्धांत पर काम करती है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पे भी देख रहे होंगे, यहाँ पे जो हमारा इंड लेग चेन सीलिंग है हमारा, ये क्या चीज़ है, इसको भी हम एक एक राउंड करके, एक राउंड अगर घुमाते हैं तो ये हमारी जो लिंक, जो चेन की लिंक है, ये एक नीचे आती है, एक स्टेप नीचे आएगी। फिर हम एक राउंड घुमाएंगे, फिर एक स्टेप नीचे आएगी, ये होता है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, स्क्रू गियर चेन होइस्ट। स्क्रू गियर चेन होइस्ट का, इसकी हम आगे बात करेंगे। ये वीडियो कंप्लीट होती है यहीं पे।